नमस्कार। द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम आर के नारायण की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। उनकी एक कहानी है द गेट मैन्स गिफ्ट। जी। उसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। जी। हमने इस विश्लेषण को नाम दिया है लॉयल्टी एंड लॉस्ट प्राइड, मतलब कि वफादारी और खोया हुआ गौरव। हमारे पास कहानी के वो हिस्से हैं जो गोविंद सिंह नाम के गेटमैन की जिंदगी के एक बड़े ही नाजुक दौर को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद क्या है? जी। हम इन हिस्सों के जरिए वफादारी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? और ये भी कि रिटायरमेंट के बाद का अकेलापन कैसा होता है। हाँ, और कैसे एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी गलतफहमी इंसान का पूरा चैन छीन सकती है। ये असल में मानवीय भावनाओं की गहरी पड़ताल है। सही कहा। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं गोविंद सिंह से। मालगुड़ी का जाना पहचाना चेहरा, जी। एंग्लाडिया इंश्योरेंस कंपनी का पुराना गेटमैन अब रिटायर हो चुका है। कहानी उसकी पृष्ठभूमि बताती है, मतलब सालों की वफादार नौकरी। वो खाकी वर्दी पहनता था और उसमें उसका व्यक्तित्व ही अलग था। हाँ, वर्दी की बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो उस कंपनी के गेट का रखवाला था। अनुशासन, ईमानदारी, इन सबका जैसे जीता जागता सबूत। और यहीं से मतलब बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। क्या? कैसे किसी का काम, उसकी वर्दी, उसकी ड्यूटी की जगह उसकी पहचान का इतना अटूट हिस्सा बन जाता है। हाँ। गोविंद सिंह के लिए वो गेट और वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो उसका सम्मान था, उसका गौरव। ऐसा अक्सर होता है ना, जब हमारा पेशा हमारी पहचान बन जाता है। वफादारी और आत्मसम्मान कई बार सीधे सीधे हमारे काम से जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं रहती, अंदर तक समा जाती हैं। बिल्कुल। कह सकती हूँ कि वो वर्दी उसके लिए कवच जैसी रही होगी, लेकिन फिर वो रिटायरमेंट का पल आता है। कहानी बताती है कि शुरू में शायद उसे थोड़ी राहत मिली होगी, रोज की ड्यूटी से आजादी। हाँ, शुरू में तो लगता ही है। पर ये आजादी का एहसास ज्यादा टिका नहीं। जल्दी ये एक बोझ जैसे खालीपन और एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। उसकी रोज की आदतें, इस पर गौर करना जरूरी है। वो अब भी सुबह ठीक उसी वक्त उठता है। अच्छा। हाँ, अपनी पुरानी वर्दी को संभाल कर इस्त्री करता है, जूतों पर पॉलिश करता है। अरे। लेकिन अब इन सबका कोई मतलब नहीं रहा था। ये बस एक आदत थी, जैसे अतीत की परछाई। ऑफिस के दरवाजों की वो जानी पहचानी खटपट, लोगों का आना जाना, मैनेजर की गाड़ी की आवाज, इन सब के बिना उसका दिन अधूरा था, बल्कि कहूँ तो एकदम सूना। ये रिटायरमेंट के मनोवैज्ञानिक असर का मतलब एक बहुत सटीक चित्रण है। इसे सिर्फ खाली समय मिलना नहीं समझना चाहिए। सही। कई लोगों के लिए ये जिंदगी की पूरी बनावट का टूटना होता है। सही। रोज का रूटीन, काम से मिलने वाला एक मकसद, सहकर्मियों से बातचीत, जब ये सब अचानक चला जाता है तो एक गहरा खालीपन आ सकता है। सिर्फ मकसद खोना ही नहीं, एक तरह से जैसे अदृश्य हो जाने का एहसास भी। पहले सब उसे पहचानते थे, सलाम करते थे, अब वो शायद सड़क पर चलता एक आम बूढ़ा आदमी था। बिल्कुल। तो इसी खालीपन से और शायद इसी अदृश्य होने के एहसास से लड़ने के लिए उसने एक नया रास्ता खोजा, मिट्टी की मूर्तियां बनाना। अच्छा, ये दिलचस्प है। कहानी में इसका जिक्र है कि कैसे वो अपने झुर्रीदार, थोड़े कांपते हाथों से मालगुड़ी की मिट्टी को शक्ल देता था। कभी हाथी, कभी सैनिक, कभी भगवान। जैसे वो अपने खोए हुए संसार को मिट्टी में फिर से बना रहा हो। इस काम ने उसे न सिर्फ व्यस्त रखा, बल्कि एक नई तरह की खुशी दी और शायद एक नई पहचान भी। ये जो रचनात्मकता की तरफ मुड़ना है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अक्सर जब जिंदगी का एक चैप्टर बंद होता है तो इंसान किसी दूसरी चीज में मतलब खोजने लगता है। हाँ। गोविंद सिंह के लिए ये मिट्टी का काम सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये शायद खुद को ये साबित करने का तरीका था कि वो अब भी कुछ बना सकता है, कि उसका मूल्य सिर्फ उसकी पुरानी नौकरी तक नहीं था। ये उसकी नई पहचान है जिससे वो शायद दुनिया को दिखाना चाहता था। और शायद इसी इच्छा के चलते उसने एक फैसला किया, अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी मिट्टी की हाथी की मूर्ति वो अपने पुराने ऑफिस के मैनेजर को तोहफे में भेजेगा। कहानी में उसके उत्साह का जिक्र है, जैसे कोई बच्चा अपनी ड्राइंग अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए बेचैन हो। उसने बड़े ध्यान से उस छोटी सी मूर्ति को पैक किया, पता लिखा और डाक से भेज दिया। अब ये तोहफे वाली बात सोचने लायक है। ये सिर्फ एक मिट्टी का हाथी नहीं था, इसके पीछे कई भावनाएं हो सकती हैं। जैसे ये सिर्फ पुराने बॉस को खुश करने की कोशिश थी, या ये उस पुराने कनेक्शन को फिर से महसूस करने का एक तरीका था, उस ऑफिस से, उस दुनिया से जिसे वो पीछे छोड़ आया था। या फिर जैसा हमने पहले कहा, ये अपनी नई कला,
अपनी नई पहचान को शेयर करने का जरिया था। और शायद ये भी कि लोग उसे भूल ना जाएं, कि मैनेजर साहब याद रखें कि गोविंद सिंह नाम का एक वफादार गेटमैन था जो अब मूर्तियां बनाता है। एक तरह से ये अपने होने का सबूत भेजने जैसा था। बिल्कुल, ये याद किए जाने की, सराहे जाने की एक बहुत गहरी मानवीय इच्छा का प्रतीक हो सकता है, खासकर तब जब आपको लगे कि समाज ने आपको किनारे कर दिया है। वो तोहफा शायद उसकी तरफ से खामोश बातचीत थी, मैं अभी भी यही हूँ और मैं अभी भी कुछ मायने रखता हूँ। लेकिन कहानी यहाँ एक नाटकीय मोड़ लेती है। कुछ दिनों बाद गोविंद सिंह को एक खत मिलता है, कंपनी की सरकारी मोहर वाला लिफाफा। ओह, कहानी उस पल का तनाव बहुत अच्छे से बताती है। खत खोलते हुए उसके कांपते हाथ, धुंधली होती नजर, जोर से धड़कता दिल। उसे शायद उम्मीद थी कि मैनेजर साहब ने तारीफ में कुछ लिखा होगा। जाहिर है यही उम्मीद करेगा कोई भी। पर खत में तारीफ नहीं थी, न ही कोई लंबा चौड़ा मैसेज। बस एक छोटी सी रूखी सी लाइन थी, आपका उपहार प्राप्त हो गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। Your gift has been received. Further action will be taken. बाप रे, सोचिए जरा इस लाइन का असर, आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये वाक्य अपने आप में कितना मतलब अस्पष्ट और ठंडा है। किसी कॉर्पोरेट दफ्तर के लिए ये शायद एक स्टैंडर्ड जवाब हो जिसका मतलब सिर्फ फाइलिंग या रिकॉर्ड में चढ़ाना हो, लेकिन गोविंद सिंह के लिए, उसके लिए तो ये जैसे बिजली गिरना था। कहानी बताती है कि वो फौरन घबरा गया। उसके अकेले डरे हुए मन ने इस लाइन का सबसे बुरा मतलब निकाला। कार्रवाई? कैसी कार्रवाई? उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या मैनेजर साहब को लगा कि मैंने ऑफिस से मिट्टी चुराई है, या उन्हें शक हुआ कि ये तोहफा किसी तरह की रिश्वत है? रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे के बारे में पूछताछ होगी। उसका अकेलापन और असुरक्षा की भावना उसके डर को कई गुना बढ़ा रही थी। ये घटना दिखाती है कि अस्पष्टता कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर जब बात करने वालों के बीच पावर का बैलेंस न हो या एक पार्टी भावनात्मक रूप से कमजोर हो। हाँ, गोविंद सिंह का दिमाग खाली नहीं था, वो चिंताओं से भरा था, और उस खाली जगह को भरने के लिए, उस अस्पष्ट वाक्य का मतलब निकालने के लिए उसके डर ने सबसे भयानक संभावनाओं को चुन लिया। ये सिर्फ फॉर्मल भाषा की समस्या नहीं है, ये उस भाषा को समझने वाले व्यक्ति की मानसिक हालत पर भी निर्भर करता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि आपने औपचारिक भाषा के असर की बात की। क्या ऐसा भी हो सकता है कि गोविंद सिंह की अपनी गहरी असुरक्षा और अपराध बोध शायद बिना किसी वजह के ने उस सीधे साधे वाक्य को इतना नेगेटिव बना दिया, चाहे भाषा कैसी भी होती? बिल्कुल मुमकिन है। हो सकता है उसे अंदर ही अंदर लग रहा हो कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी लायक नहीं रहा और ये तोहफा भेजना भी एक तरह की गुस्ताखी थी। ये बिल्कुल संभव है। उसका डर सिर्फ बाहरी स्थिति यानी खत से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी हालत से भी पैदा हो रहा था। लंबे समय का अकेलापन, मकसद खोने का एहसास और शायद उम्र के साथ आने वाली असुरक्षा, ये सब मिलके एक ऐसा मेंटल फिल्टर बना सकते हैं जो हर चीज को नेगेटिव रूप में देखे। औपचारिक भाषा ने तो बस उस डर को भड़काने का काम किया। अगर खत में थोड़ी गर्मजोशी होती या बात साफ होती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन उस रूखेपन ने गोविंद सिंह के सबसे बुरे डर को जैसे सच साबित कर दिया। और इसका नतीजा गोविंद सिंह की दुनिया ही जैसे उजड़ गई। कहानी बताती है कि उसकी रातों की नींद उड़ गई, खाना पीना छूट गया। जिस मिट्टी के काम से उसे खुशी मिलती थी, उसने उसे हाथ लगाना भी बंद कर दिया। वो लोगों से कतराने लगा, घर से बाहर निकलने में डरने लगा। उसे हर आहट पर लगता कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। बाप रे। वो हफ्तों तक इसी खौफ में जीता रहा। उसका छोटा सा घर ही उसकी जेल बन गया था। ये सोचना भी तकलीफ देता है कि कैसे कुछ अनकहे अस्पष्ट शब्दों ने एक जीते जागते इंसान को इस कदर तोड़ दिया। ये दिखाता है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, ये भावनाओं का भी लेन देन है। बिल्कुल। और जब ये बातचीत फेल होती है, खासकर संस्थागत लेवल पर, तो इसका इंसानी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कई हफ्तों तक इस दिमागी तकलीफ को झेलने के बाद आखिरकार गोविंद सिंह ने हिम्मत जुटाई, या शायद उसका डर इतना बढ़ गया कि अब और सहा नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो इस अनिश्चितता का अंत करके रहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वो कांपते हुए हाथ में वही मनहूस खत लिए अपने पुराने ऑफिस की ओर चल पड़ा। शायद वो गिरफ्तारी के लिए जा रहा था अपने मन में तो। हाँ, शायद यही सोचकर, पर अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। ऑफिस पहुंचकर जब वो मैनेजर के सामने खड़ा हुआ तो मैनेजर उसे देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं होगी। बिल्कुल, उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि गोविंद सिंह इस तरह अचानक आ जाएगा।
जब गोविंद सिंह ने डरते डरते कांपती आवाज में उस खत और कार्रवाई के बारे में पूछा तो मैनेजर का चेहरा पहले आश्चर्य और फिर समझ से भर गया। और फिर वो पल आया जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। मैनेजर हंसा, लेकिन हमदर्दी के साथ। उसने कहा, कार्रवाई? अरे गोविंद सिंह जी, मेरा मतलब था कि मैं अकाउंट सेक्शन को लिखकर आपको इस प्यारे से तोहफे के लिए पेमेंट करवाऊंगा। ये तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसे अपनी मेज पर सजा रखा है। सोचिए उस पल गोविंद सिंह पर क्या बीती होगी। राहत का एक सैलाब। बिल्कुल। कहानी कहती है कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले, शर्मिंदगी के, खुशी के, हफ्तों के दबे हुए तनाव के। वो डर का पहाड़ जो उसने अपने मन में खड़ा कर लिया था, वो एक पल में ढह गया। हकीकत उसके डर से कितनी अलग थी। ये विरोधाभास बहुत मार्मिक है। एक तरफ गोविंद सिंह का भयानक डर, जेल, बेइज्जती, बर्बादी। दूसरी तरफ मैनेजर का सीधा साधा नेक इरादा, तारीफ और तोहफे का दाम चुकाने की इच्छा। हाँ। बीच में खड़ी थी सिर्फ एक गलतफहमी, जो अस्पष्ट भाषा और गोविंद सिंह के अकेलेपन के कारण पैदा हुई थी। ये घटना हमें सिखाती है कि साफ और हमदर्दी भरी बातचीत कितनी जरूरी है। सिर्फ कुशलता नहीं, शब्दों में थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए, खासकर जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जो शायद कमजोर महसूस कर रहा हो। गोविंद सिंह ने भी अपनी शर्मिंदगी और डर को छुपाया नहीं। उसने लगभग रोते हुए कहा, साहेब मुझे लगा आप मुझे जेल भेज देंगे। इस पर मैनेजर ने जो जवाब दिया वो भी दिल छू लेने वाला है। उसने कहा, आप इसके लिए बहुत अच्छे आदमी हैं गोविंद। कितनी बड़ी बात कह दी। हाँ, ये छोटा सा वाक्य गोविंद सिंह के चरित्र पर मैनेजर के भरोसे को दिखाता है। एक भरोसा जो उस सरकारी खत में कहीं खो गया था। ये दिखाता है कि मैनेजर गोविंद की वफादारी और ईमानदारी को भूला नहीं था। और यहीं पर वो वफादारी का धागा फिर से जुड़ता है। गोविंद सिंह की राहत सिर्फ गलतफहमी दूर होने की नहीं थी, बल्कि शायद उस पुरानी वफादारी की एक अनकही पहचान मिलने की भी थी। सही। मैनेजर के शब्दों ने, उसके हाव भाव ने, उस तोहफे को अपनी मेज पर सजाकर रखने ने, इन सब ने गोविंद सिंह को शायद ये महसूस कराया कि उसकी सालों की सेवा बेकार नहीं गई, उसे अभी भी सम्मान की नजर से देखा जाता है। इसी एहसास ने उसके खोए हुए गौरव को वापस लौटाया होगा। कहानी का अंत बहुत सुकून देने वाला है। गोविंद सिंह उस शाम घर लौट रहा है, मालगुडी का सूरज ढल रहा है और उसे लग रहा है जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। वाह। उसका डर खत्म हो गया है और उसकी दुनिया में फिर से रंग भर आए हैं। अब उसकी मिट्टी की मूर्तियां उसे सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं लगती, बल्कि उनमें उसे फिर से मतलब नजर आने लगा है। उसका डर चला गया था और रचनात्मकता लौट आई थी। तो इस पूरी कहानी से, इन अंशों से हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? एक साफ सबक तो यही है कि अकेलापन और असुरक्षा की भावना इंसान की सोच को किस कदर प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। ये दयालुता को भी शक की नजर से देखने पर मजबूर कर सकती है। गोविंद सिंह का अनुभव दिखाता है कि जब हम कटा हुआ और महत्वहीन महसूस करते हैं तो अच्छे इरादों को भी खतरा समझ बैठते हैं। बिल्कुल। और इसे थोड़ा और खोलें तो ये कहानी सिर्फ गोविंद सिंह या रिटायरमेंट की कहानी नहीं है। ये उम्र बढ़ने के साथ आने वाले बदलावों, सामाजिक अलगाव के नतीजों और हर इंसान की गहराई में बैठी पहचान और सराहना पाने की जरूरत के बारे में है। ये हमें औपचारिक संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत की उलझनों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। कैसे पावर का असंतुलन और भाषा का ठंडापन अनजाने में भी गहरा भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहानी एक तरह से चेतावनी भी है और उम्मीद भी। चेतावनी ये कि हमें अपने शब्दों और बातचीत के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। दिया। और उम्मीद ये कि सच्ची सराहना और इंसानी जुड़ाव भले ही देर से मिले, किसी मुरझाए हुए दिल में भी जान डाल सकता है। गोविंद सिंह का फिर से जवान महसूस करना इसी उम्मीद का प्रतीक है। यहाँ एक और बात सोचने लायक है। हाँ जी, ये भी बताती है कि हमारी पहचान कितनी बहुस्तरीय होती है। गोविंद सिंह गेटमैन था, ये उसकी एक पहचान थी, लेकिन वो एक कलाकार भी था, मिट्टी को शक्ल देने वाला। हाँ, ये भी है। जब उसकी एक पहचान गेटमैन पीछे चली गई तो दूसरी पहचान कलाकार ने उसे सहारा दिया। भले ही थोड़ी देर के लिए डर ने उसे ढक लिया था, अंत में दोनों पहचानों को, उसकी पुरानी वफादारी और नई रचनात्मकता को जब एक तरह से पहचान मिली, तब जाकर उसे शांति मिली। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हमें लोगों को सिर्फ उनके पेशेवर टैग से नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कई परतें होती हैं, कई हुनर होते हैं। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे। गोविंद सिंह के अनुभव से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में
अपने काम की जगह पर बातचीत के बारे में क्या सीख सकते हैं? क्या हम कभी अपने शब्दों की अस्पष्टता या अपनी व्यस्तता में किसी की भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं? क्या हम कभी अनजाने में सिर्फ अपने बात को काफी साफ तरीके से या हमदर्दी से न कहने के कारण किसी की चिंता या डर को बढ़ा देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। लिखें और इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर भी करें। जी जरूर। ऐसे ही और भी कई विषयों पर गहरी जानकारी और रोचक विश्लेषण के लिए द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस न करें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।